स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 जो है ये व्यावसायिक पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण का पहले हम अर्थ देखेंगे, कहते क्या है या किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। व्यवसाय प्लस पर्यावरण एक ऐसा व्यवसायिक मतलब एरिया जहाँ पर कि हम उसका जो उससे संबंधित पर्यावरण है उसको भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बात करें व्यवसाय जो वर्ड है, ये व्यवसाय वर्ड बिजी से आता है। जो पर्सन अपने आप को एंगेज करे हुए किसी एक्टिविटी में, जो बिजी है किसी एक्टिविटी से, वो उसका बिजनेस है। और पर्यावरण उसके आसपास का वातावरण जो है वो पर्यावरण कहलाता है। व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ समझने के लिए आपको कुछ बुलेट्स पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सभी व्यक्ति, संस्था और अन्य सभी विपणन का मतलब मार्केटिंग से है, मार्केटिंग शक्तियों के योग से। जब ये सारी शक्तियों का योग यानी कि व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन और जो मार्केटिंग शक्तियां हैं वो सारी जब सम टोटल एक जगह पर आ जाती हैं, जो व्यवसायिक उद्गम का मतलब ऑरिजिन, व्यवसायिक उद्गम के चारों ओर उपस्थित होते हैं। चारों ओर यानी कि उसकी पूरे सराउंडिंग को कवर करती हैं और परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। परिचालन का मतलब यहाँ पर ऑपरेशन से है, जो बिजनेस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनको प्रभावित करने यानी कि उनको इफेक्टिव करने के लिए उसमें कैपेबिलिटी होनी जरूरी है। उसके साथ साथ सभी घटक का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट से है, इकाई का मतलब यूनिट से है, जो कि पर्यावरण जो है हमारा उसके चारों ओर, बिजनेस एनवायरनमेंट के चारों ओर की बात हो रही है यहाँ पर। और ये परिधि का मतलब क्या होता है, विद इन द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, उन पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के लिए व्यावसायिक कार्य उन्हें उसी के अनुसार करना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है, व्यावसायिक पर्यावरण जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्सेस से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि आसपास की चारों ओर की सराउंडिंग। तो अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है, इसकी सबसे पहली विशेषता जो है वो सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध होना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक टेबल सी बनाई हुई है, एक चार्ट सा बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए उसको डायग्राम की फॉर्म में लाने की। जिस तरह से मैंने पॉइंट्स को अलग अलग इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि हर एक पॉइंट जो है स्पेसिफिकली उसके बारे में बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता। सापेक्षता क्या है? अब मैं इसकी रिलेटिविटी कैसे करूंगी? इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ के अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, हेल्थ केयर को इंक्रीज करने के लिए रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। यानी कि ये किससे रिलेटिव है? जैसे ही मैंने यहाँ पर अवेयरनेस इंक्रीज करी, केयरनेस जो है हेल्थ को लेकर के उसकी केयरनेस को इंक्रीज करना शुरू किया, तो ऑर्गेनिक फूड के लिए डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। इट मीन्स है कि रिलेटिविटी रखता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील को समझने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सारे गतिशील प्रकृति का होता है, इसका नेचर गतिशील होता है, डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक का मतलब है विच कीप्स ऑन द चेंजिंग विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर फैशन या प्रेफरेंसेस। जब भी कभी कंज्यूमर कोई टेक्नोलॉजी या फिर जो भी कभी उनका जो डिमांड है वो चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है यानी कि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप ढल जाता है। तो यहाँ पर ये डायनामिक नेचर रखता है कि हर तरह की कंडीशन में एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चितता कैसे दर्शाई जाती है? इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरनमेंट चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें अनिश्चितता बनी होती है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में हो जाएं। तो एनवायरनमेंट के चेंजेस के लिए जो प्रिडिक्टेबल, जिसे हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उन चेंजेस के लिए इसमें अनिश्चितता बनी रहेगी। उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वातावरण पर, जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है। जैसे अभी एक आपने रिसेंटली देखा था कि कोविड का आया था, तो कोविड का बिजनेस पर काफी इफेक्ट पड़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ा है। तो उस इफेक्ट को देखते हुए 2020 में जो इफेक्ट पड़ा था, तो ये क्या था? अनसर्टेन, क्योंकि उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन इन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया था, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है फ्यूचर में। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सेम सिचुएशन फॉलो की जाती है। मल्टी डायमेंशनल में होता है कि अपने मल्टीपल पर्पज से हर डायमेंशन में अपने आप को ढाल लेता है। जहां पर हमने इसके लिए टर्म यूज की है बहुआयामी। बहुआयामी नेचर का होता है। कोरिलेशन का मतलब है पारस्परिक संबंध सभी तत्वों में होंगे, जितने भी इसके तत्व हैं, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो, चाहे आपका सोशल फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर हो आपका, चाहे वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, सभी फैक्टर में, चाहे वो लीगल ही फैक्टर क्यों ना हो, सभी में अपने आपस में कोरिलेशंस होते हैं। तो ये कोरिलेशन को भी फॉलो करता है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, बाहरी तत्वों की सग्रमता। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो बाहरी तत्व है यानी कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज में वो सारे तत्व आ जाते हैं जो एनवायरमेंट के चारों ओर सराउंडिंग जो है प्रेजेंट है, और उन सब की टोटलिटी यानी यहाँ पे सम की बात करता है कि सभी एक साथ इक्वली वर्क कर रहे होंगे। अब लास्ट यहाँ पर एक पॉइंट है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपसे।
तो स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली जिनका डायरेक्ट रिलेशन जो है हमारे बिजनेस से होता है, स्पेसिफिक के अंदर इन्वेस्टर है, हमारे कंपटीटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। और जनरल फोर्सेज में यानी कि आर्म फोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर, जिनको कि यहाँ पे विशिष्ट और सामान्य प्रकार की शक्तियाँ भी कहा जाता है। तो जनरल फोर्सेज में यहाँ पर जो आते हैं वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स इसके, या फिर लीगल फैक्टर्स जो है उन सबको इंक्लूड किया जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर भी इसी का ही पार्ट है। तो ये सारे जो है यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, इजी टू अंडरस्टैंड इन सेपरेट। अगर मैं इसको सेपरेटली स्टडी करती हूँ, इंडिविजुअली स्टडी करती हूँ, तो ये मेरे लिए इजीली होगा अंडरस्टैंड करना। बट अगर जैसे ही बात आती है टोटल की, टोटल यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो इसमें डिफिकल्टी हो जाती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसलिए इसको जटिल बताया गया है। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डीपली यहाँ पर स्टडी करने के लिए मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है, विशिष्ट और सामान्य मैंने भी आपको बताया था। घटकों को जो है यहाँ पे, जो घट है, जो इसके घटक हैं, उनको तत्वों का जो समूह है, व्यावसायिक इकाइयों के बाहरी विद्यमान है, और गतिशील प्रकृति होती है, अनिश्चितता से परिपूर्ण होते हैं ये। व्यावसायिक पर्यावरण जटिल होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनमें। सापेक्षता की धारणा पर आधारित होता है, सापेक्षता हमने पढ़ा था रिलेटिविटी के बारे में। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। एट लास्ट अगर हम इसकी बात करें तो व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम आते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम भी क्वेश्चन काफ़ी कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो आपके लिए देखिए ये सारा ही टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आपका आ सकता है, मीनिंग की फॉर्म में आ सकता है, या आपको किसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को ही डिफाइन करने के लिए आ गया कि आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे लिखिए, उसका जो है तकनीकी मतलब जो हमारा बना हुआ है, या फिर जो हमारा आर्थिक बना हुआ है, या जो हमारा सामाजिक तौर पर बना हुआ है, किसी पर कमेंट या उसकी कोई केस स्टडी टाइप से बन के आ जाता है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसका बेसिक जरूर पता होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। और हमेशा क्वेश्चन जब भी आप लिख रहे हो उसको थोड़ा सा टेक्निकली उसको दिखाइए, शो करके उसको चार्ट पे, डायग्राम, पिरामिड फॉर्म में। तो उससे क्या होता है, आंसर लिखने में इजी भी रहेगा आपके लिए एक्सप्लेन करना, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं वो आंसर्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की, व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम। आयाम में यहाँ पे सबसे शुरुआत में करती हूँ व्यावसायिक पर्यावरण के निर्माण की। इसका निर्माण यानी इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। इसका निर्माण कैसे किया गया है, पर्यावरण घटकों का समावेश है इसमें, यानी कि इंक्लूजन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। जितने भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट है सभी को इंक्लूड किया गया है इसमें। कंपोनेंट्स जो होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। और सभी घटक जितने भी इसके संबंधी घटक हैं, यानी पर्यावरण के जो संबंधित घटक हैं, वो व्यावसायिक योजना और नीतियों के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कि उसको अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। नीतियाँ यहाँ पर पॉलिसीज से हैं, योजनाएं जो बनती हैं, जो बजट्स बनाते हैं उसके अनुसार बनती हैं। इन घटकों के रूप में आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक, सामाजिक सोशल, तकनीकी टेक्नोलॉजिकल, राजनीतिक पॉलिटिकल, और विधिक का मतलब कानूनी तत्व इसमें शामिल हैं। तो इन सारे तत्वों को मिलाकर जो घटक की यहाँ पर बात की जा रही है, ये वही घटक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको लॉन्ग आंसर्स में लिखने के लिए आ जाते हैं। उद्गम के निर्णय, उद्गम यानी कि यहाँ पे ऑरिजिन के निर्णय लेने में, सुधार में और उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो इन सभी की जरूरत पड़ती है। और ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इसके, एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज ये स्पेसिफिक नेचर के थे, मैंने आपको बताए थे। इन्वेस्टर होते हैं आपके इसमें, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो इन सब का जो कंक्लूजन निकल के आया पूरे चैप्टर का वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंटरनल यानी कि जो उसके आंतरिक और जो बाहरी दोनों ही तत्वों पर आधारित है, और दोनों का ही साथ में जो एक समावेश होता है उसी के आधार पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट फॉलो किया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को जब भी आप कभी स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों को डिफाइन करना होगा। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसमें सभी भौतिक तत्व भी आ जाते हैं, आपके जो आर्थिक तत्व हैं वो भी आ जाते हैं। तो सभी की जरूरत आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में चाहिए होती है। हम अपना आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण चैप्टर में हमने पढ़ा था पर्यावरण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके आयाम क्या हैं। उसका एक चार्ट भी हमने डिस्क्राइब किया था जिसमें कि बताया गया था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस तरह से हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण है उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो इन पर कभी कमेंट करने के लिए, कभी इनके बारे में डिटेल में पूछने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं एलपीजी का मतलब क्या होता है। एलपीजी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में भी आपका टॉपिक आया हुआ है और काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। कई बार इनमें डिफरेंस पूछा जाता है तीनों में। तीनों का डिफरेंस जब भी आप बताएंगे तो तीनों की कंपैरिजन स्टडी करते हुए बताएंगे कि तीनों में क्या क्या अंतर है। तो जब भी कभी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कहाँ से वो टॉपिक आया था हमारे पास में, किस डेट को वो आया था और इसके जनक कौन रहे हैं। तो एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण या फिर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी कहते हैं। अब इस टॉपिक का सबसे पहले हम देखेंगे ये टॉपिक कब आया था। 24 जुलाई 1991 को ये टॉपिक हमारा
जो है हमारे मतलब पास में आया था पढ़ने के लिए, और 4 जुलाई है यहाँ पर 1991, तभी से ये कंटिन्यू चल रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट इन 1991 अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि जो उसके फॉर्मर थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर श्री पीवी नरसिम्हा राव एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो तब ये टॉपिक जो है फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया था। 24 जुलाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में या एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती है। अब फर्स्ट देखते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिबरल का मतलब होता है उदार होना, किसी के लिए उदार होना, यानी कि उदारता की भावना रखना। तो हमेशा जब भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं उसके अर्थ को देखेंगे और उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे इसका क्या इफेक्ट था। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना। नियंत्रण यानी कंट्रोल में ढील देना या फिर उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना या फिर कुछ हद तक उसमें शिथिलता बरतना, जिसके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। जो हमारे देश का आर्थिक विकास है, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें हेल्प मिले हमें। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में जो बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियम, प्रशासनिक नियंत्रण प्रक्रियाएं जो बनी हुई हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि उन पर उदारता दिखाई जाती है और उनमें शिथिलता भी जी जाती है। इसका जो असर है वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है। उदार यानी कि लिबरल कर दिया जाता है। अगर कोई भी बहुत कठोर नियम बना हुआ है, कोई नियंत्रण बना हुआ है किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर उदारवादी सोच को रखना पड़ता है और उदारवादी सोच के आधार पर या तो उसे पूरी तरह से ढील दे देना होता है या फिर उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। तो एग्जाम में जब भी आपको आएगा आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, और एग्जाम में कई बार आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों में पूछा जाता है। निजीकरण के बारे में पढ़ें अगर हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो प्राइवेटाइजेशन आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट में कन्वर्ट की जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन जस्ट वही है यहाँ पर। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है पब्लिक सेक्टर्स, सार्वजनिक क्षेत्र को किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया जाता है। यानी इसमें संस्थाओं का स्वामित्व होता है, ऑनरशिप सरकार के हाथों से निकलकर निजी व्यक्तियों या समूह यानी ग्रुपों के हाथों में चली जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन में यही होता है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसमें जो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, इसमें ध्यान रखना है कि सरकार के हाथों से निकलकर, यानी कि वो गवर्नमेंट थी पब्लिक कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी को सौंप दी गई हैं। अब बात करें अगर हम ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन में बात आती है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण यानी विश्व स्तर पर देखा जा रहा है इसे, विश्व के स्तर पर या भूगोल जो हमारा भूमंडल बना हुआ है उसके स्तर पर देखना है। वैश्वीकरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुएं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। विश्व के स्तर पर यानी कि यूनिवर्सल, यहाँ पर वर्ल्ड का जो हमारा है उस स्तर पर, स्टेटस पर इसकी रूपांतरण की प्रक्रिया की बात कर रहा है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर, पूरे विश्व यानी पूरे ब्रह्मांड के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं या एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक ताकतों का संयोजन है। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है। ये सारी ताकतों को एकजुट कर दिया जाता है और विश्व स्तर पर उस पर कार्य किया जाता है। तो ये एक समाज बनाने की बात की गई है जो विश्व स्तर पर होगा। विश्व यानी जो यूनिवर्स स्तर पर बात की जा रही है यहाँ पर। तो भूगोल यानी भूमंडल के चारों ओर जो हमारा ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब के चारों तरफ जो व्यापार फैलाने की बात की गई है, ये वैश्वीकरण कहलाता है। अब इन तीनों का उद्देश्य क्या है? तीनों का उद्देश्य ये रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से विकसित करना, उस अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना, उसे विकसित करना। तीनों ही पॉइंट जो है जब ये एलपीजी बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलपीजी की फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती है, एलपीजी के बारे में लिखने के लिए आपको आएगा और कई बार आपसे पूछा जाता है इसके फाउंडर कौन है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।